हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का SWS क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर वेलकम होता है। आज की वीडियो में हम लोग यूपी SSSC लेखपाल की जो हमारी ग्राम समाज एवं विकास की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण समाज की समस्या है ना। तो देखिए, आज थोड़ा सा मैं आप लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूँ कि थोड़ा मेरे जुकाम है, कोल्ड कफ, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। शायद आवाज़ कम आ रही हो या बीच में खांसी वासी है, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आके उसको मेंशन करें। तो चलिए, बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है, ग्रामीण समाज की समस्या है ना। देखिए, ग्राम विकास है ना, विकास को पढ़ने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए हमें भाई उसकी समस्याओं से अवगत होना बहुत आवश्यक है। ठीक भाई, जब हमें समस्याएं पता होंगी तभी तो हम उनका निवारण करके हम उसका विकास करेंगे। तो हमें समस्याओं का बोध होना बहुत जरूरी है कि आखिर गांव में किस तरह की समस्या होती हैं। तो देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन जो व्यापक समस्या है जिससे लगभग सभी गांव आज के टाइम में जूझ रहे हैं, वो है हमारी पॉवर्टी, है ना। पॉवर्टी यानी कि गरीबी या निर्धनता है ना, इसको हम गरीबी भी कहते हैं और इसी चीज को हम लोग निर्धनता भी कहते हैं, जिससे लगभग सभी गांव आज के टाइम में जूझ रहे हैं। तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो है वो क्या निकल कर सामने आया कि लगभग भारत की जनसंख्या का 60 से 70% हिस्सा है ना, 60 से 70% हिस्सा वो हमारा बेसिक नीड को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। बेसिक नीड यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, है ना, इसको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, यानी कि इन सारी चीजों को भी जुटा नहीं पा रहा है। ठीक, तो उसके बाद जो है, जो कुछ समितियां बनी है ना, 2 समितियां बेसिक तौर पर समितियां बनी। और समितियां क्यों बनी भाई? यदि इतना बड़ा हिस्सा जनसंख्या का हमारा बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो ये बड़े स्तर पर एक विकट समस्या है, जिसकी गणना करने के लिए कि भाई आखिर हमारे देश में लगभग कितने प्रतिशत लोग हैं जो गरीबी रेखा से, आपको पता होगा है ना, बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रह रहे हैं, इसका अनुमान होना बहुत जरूरी है भाई। जब हमारे पास एक डेटा होगा, है ना, तभी तो हम उस डेटा पर काम करके या सरकारी योजनाओं को उचित लोगों तक पहुंचा करके हम उस दिक्कत का, है ना, निवारण कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए, 2 समितियां बनाई गई, है ना, लाकड़ा वाला समिति, यहाँ मैंने लिखा है लाकड़ा वाला समिति तथा तेंदुलकर समिति, 2 समितियां बनाई गई। और देखिए, पहले लाकड़ा वाला समिति बनाई गई, है ना, तो तेंदुलकर समिति क्यों बनाई गई, है ना, आखिर जाहिर सी बात है, लाकड़ा वाला समिति में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, इस वजह से हमें तेंदुलकर समिति बनानी पड़ी। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो इसमें देखने को क्या मिला कि जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है ना, भारत की अर्थव्यवस्था है, उस पर पॉवर्टी का यानी कि निर्धनता का बहुत बड़ा व्यापक जो है वो प्रभाव था, है ना, बहुत व्यापक प्रभाव था। और इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनाओं को भी चलाया गया। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, गरीबी हटाओ, है ना, ये किसके टाइम में योजना निकाली गई थी? इंदिरा गांधी जी के समय में, है ना, इंदिरा गांधी जी के समय में इस योजना को लॉन्च किया गया था, है ना। याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में ये जीके के सवाल में पूछा जाए। ठीक, तो इंदिरा गांधी जी के समय में गरीबी हटाओ, है ना, इसका नारा दिया गया। तो देखिए, सरकार चाहे जिसकी भी हो, लेकिन कुल मिला के चीजें उस स्तर पर सक्सेस नहीं हुई, है ना। अगर गरीबी हटाओ अगर पूरी तरह से सक्सेस हो गया होता तो आज भी पॉवर्टी हमें क्यों दिखाई देती, है ना। तो देखिए, आज भी व्यापक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी व्याप्त है। तो सरकार ने नीति आयोग ने, है ना, देखिए यहाँ पर भी एक सवाल आपका बन सकता है जीके को लेकर के।
आप सभी लोगों को पता है कि इसी नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था, है ना, योजना आयोग। इसी नीति आयोग को योजना आयोग कहा जाता था। अब आप लोग का काम एक ये है कि आप लोग को नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि योजना आयोग का नाम कब बदलकर नीति आयोग रखा गया। ठीक, थोड़ा सा रिसर्च करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए। हालांकि बाद में मैं बता ही दूंगा, कमेंट में ही आप लोगों को बता दूंगा कि कब किया गया, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें और ये देखें कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया। तो नीति आयोग ने 2 समितियों का गठन किया। और किस लिए गठन किया? क्योंकि भाई जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था थी उसमें गरीबी एक व्यापक रोल अदा कर रही थी, है ना, और जो विकास को पीछे ले जा रही थी, विकास की प्रक्रिया को पीछे ले जा रही थी। तो गरीबी, कितने लोग जो है हमारे वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, या कितने लोग या कितने प्रतिशत जनसंख्या हमारे भारतवर्ष की गरीबी रेखा के नीचे है, इसका आकलन करने के लिए नीति आयोग ने 2 समितियों का गठन किया। ठीक, तो जो सबसे पहली समिति थी हमारी वो थी लाकड़ावाला समिति, है ना, जिसका गठन सन 1993 में प्रोफेसर डी.जे. लाकड़ावाला द्वारा किया गया। ठीक, प्रोफेसर डी.के. लाकड़ावाला द्वारा किया गया, तथा इन्होंने गरीबी को आंकने के लिए यूआरपी मेथड का प्रयोग किया। ठीक, उसके बाद कुछ इस समिति में ड्रॉबैक थे, कमियां थी, जिसकी वजह से तेंदुलकर समिति का गठन करना पड़ा। तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2009 में सुरेश जी तेंदुलकर द्वारा किया गया। ठीक, अब देखिए, लाकड़ावाला समिति ने यूआरपी विधि का प्रयोग किया और तेंदुलकर समिति ने एमआरपी विधि का प्रयोग किया, है ना। और किस लिए एमआरपी यूआरपी का किस प्रकार की विधियां हैं? तो एमआरपी और यूआरपी विधि से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो हमारी गरीब है। तो भाई दोनों विधियों में कुछ अंतर भी होंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने लिखा है यूआरपी क्या होता है? यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। ठीक, यूआरपी मतलब इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक सर्वेक्षण टाइप का करते हैं और मंथली एक्सपेंडिचर निकालते हैं हम लोग, है ना, यानी कि मंथली खर्चे। जैसे कि इसमें सर्वे किया जाता है कि एक महीने में आपने कितना खर्चा किया, जैसे मेडिसिन में कितना खर्चा किया, है ना, या एजुकेशन पे कितना खर्चा किया, है ना। तो इन सारी चीज़ों की गणना हमें की जाती है। जैसे मान लीजिए लग्जरी पे कितना पैसा खर्चा किया, है ना। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यूआरपी में रखते हैं। काम एमआरपी में भी हम लोग यही करते हैं। एमआरपी में यूआरपी ऑलरेडी होता है ना, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? देखिए, एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड। ठीक, मिक्स्ड रिकॉर्ड पीरियड। और इसमें हम क्या करते हैं? मंथली एक्सपेंडिचर तो लेते ही लेते हैं, साथ ही साथ ईयरली एक्सपेंडिचर भी लेते हैं, यानी कि एक साल में भाई मंथली एक्सपेंडिचर भी लेते हैं। जैसे आपने एक साल में एक महीने में कितना खर्चा किया, ठीक, जैसे आपने दवाइयों पे खर्चा किया, है ना, आप लग्जरी पे ऐसे मान लीजिए कार ले आए, मोटरसाइकिल ले आए, टीवी ले आए, है ना, दवाइयों पे खर्चा किया, मेडिसिन में खर्चा हो गया और पढ़ाई पे खर्चा हो गया। इन सारी चीज़ों को मंथली भी देखा जाता है और ईयरली भी देखा जाता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक परिवार है, ठीक, अंतर कहाँ पे आता है? देखिए, यदि मान लीजिए कोई एक परिवार है ना, और वो गरीब है, पुअर है, ठीक, लेकिन उसने कुछ पैसा जुटा करके, है ना, कुछ पैसा जुटा करके अच्छे अस्पताल में, उनके परिवार में कोई गरीब बीमार था, उसका किसी अच्छे इलाज में, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया, है ना, और अच्छा खासा पैसा इन्होंने खर्चा किया। तो यदि आप मंथली एक्सपेंडिचर को कंसीडर करेंगे तो ये आपको परिवार अमीर लगेगा, है ना, लेकिन वास्तविकता गलत है। ठीक उसी प्रकार से अगर एक अमीर व्यक्ति को लें या एक अमीर फैमिली को लें, मान लीजिए रिच आदमी है, ठीक, रिच आदमी है और उसके यहाँ कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके लिए जो है वो पढ़ाई पे खर्च किया जाए, है ना, कोई बीमार नहीं हुआ, तो कोई बड़ा खर्चा इन्होंने उस महीने में नहीं किया, तो क्या वो गरीब हो जाएंगे? तो इससे क्या हुआ कि यूआरपी विधि जो थी, इससे हमारे पास एक्यूरेट डेटा नहीं आया। तो इस वजह से हमें एमआरपी विधि पर जाना पड़ा कि भैया
एक महीने का एक्सपेंडिचर तो हमें पता ही हो, साथ ही साथ हमें पूरे साल का भी एक्सपेंडिचर पता हो, तभी हम उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा के ऊपर है इसका आकलन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, और इसमें डिफरेंस हमको जो है वो दिखा भी, जो आंकड़े लाकड़ा वाला समिति ने निकाले और जो आंकड़े तेंदुलकर समिति ने निकाले, इन दोनों में हमें डिफरेंस भी मिला। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो इसमें कमियां थी जिसकी वजह से एमआरपी विधि लानी पड़ी। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आए आंकड़ों में। तो अब हम लोग जो है वो तेंदुलकर समिति और लाकड़ा वाला समिति के बीच में जो डिफरेंस था डेटा का, है ना, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तेंदुलकर समिति ने जब 1993-94 में अपनी गणना की तो उन्होंने बताया कि भारत की जनसंख्या जो है उसका लगभग 50% हिस्सा जो हमारा वो बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना, बीपीएल, इसके नीचे रह रहा है। जबकि लाकड़ा वाला समिति ने क्या बताया था कि लगभग 37% हिस्सा जो है वो हमारा, 37% जनसंख्या जो है हमारी वो बीपीएल के अंदर में रह रही है। उसके बाद 2004-05 में इन्होंने तेंदुलकर समिति ने एमआरपी विधि का के हिसाब से जो है वो 42%, लगभग 42% बताया कि लगभग 42% जनसंख्या जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है, जबकि लाकड़ा वाला समिति ने इसको 28% बताया, है ना। साथ ही साथ 2011-12 में लगभग 26% जनसंख्या वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। तो देखिए, ये जो डेटा था ये हमारा ऑल ओवर इंडिया का डेटा था, है ना, यानी कि यदि हम पूरे भारत का एक औसत निकालें तो लगभग 26% जनसंख्या जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। परंतु यदि हम राज्यों पे जाते हैं, ना, तो हालात और भी बुरे हमको दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ मेन राज्य जो है वो मैंने लिख रखे हैं। बिहार में यही प्रतिशत जो है वो लगभग 34% के बराबर है कि बिहार में 34% के आसपास जनसंख्या जो है वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 30.5, है ना, 30-31% के बीच में लगभग हमारी जनसंख्या पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। राजस्थान थोड़ा सा इसमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 16% के आसपास जनसंख्या वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में लगभग 35 से 36% जनसंख्या वो हमारी पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रही है। तो देखिए, इन सब चीज़ों का सटीक पता लगाना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से लाकड़ा वाला समिति को हटा करके तेंदुलकर समिति निकाली गई। और देखिए, एग्जैक्ट डेटा पता लगाना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि उचित लोगों तक उचित योजनाओं का पहुंचाना भी जरूरी है ना। तभी जब योजनाएं, सरकार की योजनाएं उचित लोगों तक पहुंचेंगी तभी विकास की गति को हम आगे बढ़ा सकते हैं और गरीबी को वास्तव में ग्राउंड लेवल से हटा सकते हैं, है ना। तो देखिए, आज हम लोगों ने समस्याएं पढ़ी हैं, अगले टॉपिक में हम लोग समस्याओं का निवारण भी पढ़ेंगे। ठीक, तो जैसे कि गरीबी आज हम लोगों ने डिस्कस की, उसके बाद गरीबी को हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, सरकारों द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इन सारी चीज़ों पर भी हम लोग क्लास करेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो धन्यवाद, पढ़ते रहें और अपना चयन सुनिश्चित करें। थैंक यू।